उसका नाम ललिता पटेल था, 50 वर्ष से अधिक उम्र की, और वह मुंबई की एक जानी-मानी महिला व्यवसायी थी। लोग जब उसका नाम लेते, तो अक्सर व्यापारिक प्रतिभा और लौह महिला जैसे शब्द दिमाग में आते थे। उसकी उम्र में कई लोग सेवानिवृत्ति का आनंद ले रहे होते, लेकिन ललिता पटेल के लिए समय सिर्फ एक संख्या थी। उसकी चाल-ढाल किसी पत्रिका के कवर मॉडल जैसी शालीन थी। उसकी पसंद उत्कृष्ट थी और उसकी आंखें गहरी और पैनी थीं, मानो वे दिलों को पढ़ सकती हों। यह वह कौशल था जो उसने व्यापार जगत में दशकों की कड़ी मेहनत से सीखा था। उसकी नजरों का सामना करते हुए अनुभवी राजनेता और लालची पूंजीपति भी अपने असली इरादे जाहिर करने में हिचकिचाते थे। लोग उसे सम्मान से मैडम ललिता कहते थे और निजी तौर पर कुछ लोग उसे महारानी भी कहते थे। लेकिन केवल देर रात में जब वह अपने बांद्रा स्थित शीर्ष मंजिल के अपार्टमेंट में अकेली होती, तो उसे 5 साल पहले का वह दिन बार बार याद आता, जिस दिन उसकी दुनिया मानो थम सी गई थी। उसका पति राजेश मेहरा उसके जीवन का प्रकाश स्तंभ और उसके करियर की नींव था। उसके जाने के बाद पूरी दुनिया एक फीकी पड़ी स्याही की पेंटिंग जैसी हो गई थी। उसे आज भी उदयपुर की झील के किनारे उनकी पहली मुलाकात याद थी, जब सूरज की किरणें पानी पर चमकते हुए उसके कंधों पर वेनरूता से पड़ रही थीं। उसे केरल के मसाला मार्गों पर धूल भरी पगडंडियों पर साथ चलना भी याद था, जहां प्राचीन मसालों की खुशबू के बीच उनका प्यार धीरे धीरे पनपा था। उनकी जवानी सपनों को बुनने में ही बीती थी। उन्होंने साथ मिलकर कई उतार चढ़ाव देखे, तीखी बहसें और मीठे सुलह समझौते किए, और अंततः एक प्रभावशाली व्यापारिक साम्राज्य खड़ा किया। भारत का शीर्ष कपड़ा समूह रेशम वैभव। हालांकि राजेश मेहरा की निगाहें हमेशा मुंबई की ऊंची इमारतों से परे दूर अफ्रीका की धरती पर टिकी रहती थीं। नशे में होने पर वह अक्सर उत्साह से अफ्रीका के तारों भरे आकाश, रेगिस्तान और आदिम जनजातियों के जीवंत रंगों के बारे में बात करता था। ललिता, एक दिन हम अफ्रीका जरूर जाएंगे। मैं अपने हाथों से ऐसे कपड़े बनाना चाहता हूं जिनमें जान हो, जो उस धरती की धड़कन को महसूस कर सके। उसकी आवाज हमेशा जोश से भरी रहती थी, जैसे कोई सपने देखने वाला किशोर हो। उसे आज भी याद था कि वह इथियोपियाई पठार की कॉफी की सुगंध और ओमो घाटी की जनजातियों की तस्वीरों का कितना दीवाना था। राजेश मेहरा की अचानक मृत्यु ने ललिता पटेल को बुरी तरह तोड़ दिया था। उसे खोने का एहसास ऐसा था जैसे उसकी आधी आत्मा चली गई हो। लेकिन वह हार नहीं मान सकती थी। उसे राजेश मेहरा द्वारा छोड़े गए साम्राज्य की रक्षा करनी थी और उसकी अधूरी इच्छा पूरी करनी थी। उसने अपने दुख को कवच बना लिया और कंपनी का नेतृत्व और भी कठोरता से करने लगी। अंततः उसने अफ्रीका की यात्रा शुरू की, उस वादे को निभाने के लिए जिसे वह टाल नहीं सकती थी, उस धरती पर जाने के लिए जिसके सपने राजेश मेहरा देखा करता था। मैडम ललिता, अफ्रीका बहुत खतरनाक है। वहां एक स्थानीय कार्यालय बनाना ही काफी होगा। क्या आपको सच में ओमो घाटी जाना है? वहां स्थिति अस्थिर है और स्थानीय बीमारियां भी हैं। ली कंपनी के भीतर विरोध की लहरें उठ रही थीं और वरिष्ठ अधिकारियों की चिंताएं बढ़ती जा रही थीं। उनके विचार में ललिता पटेल का निर्णय दुहक से प्रेरित था, एक डेसेस्पेरे जोखिम था, या शायद एक पलायन था। लेकिन ललिता पटेल अडिग रही। खतरा जब तक राजेश मेरे साथ है, मैं रेगिस्तान के बीच में भी नहीं डरूंगी। यह उसके सपने को पूरा करने के लिए है। यह खतरा क्या चीज है?
मुझे खुद जाना होगा। मेरा दिल मुझे राह दिखा रहा है। उसकी आवाज धीमी और दृढ़ थी, लेकिन अंत में एक हल्की सी कंपी थी। वह डर नहीं था, बल्कि आने वाली यात्रा के लिए दुहक भरी उम्मीद थी। इथियोपिया की राजधानी अदिस अबाबा अपने आप में एक जीवंत अराजकता थी। 200-300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित पठार की ठंडी हवा में ताजी भुनी हुई कॉफी की सुगंध, गाड़ियों के धुएं, मसालों की गंध और जानवरों के गोबर की महक मिलकर एक अजीब सी ऊर्जा पैदा कर रही थीं। जर्जर झोपड़ियां चमकती कांच की इमारतों के बगल में खड़ी थीं और गधे की गाड़ियां लग्जरी कारों के बीच से गुजर रही थीं। यह दृश्य लगभग अति यथार्थवादी था। ललिता पटेल ने यहाँ रेशम वैभव की अफ्रीकी शाखा स्थापित की और एक नई चुनौती शुरू की। अब उसका सामना मुंबई के आरामदायक कार्यालय से नहीं, बल्कि अंतहीन ट्रैफिक जाम, अप्रत्याशित प्रशासनिक प्रक्रियाओं और विदेशियों के प्रति स्थानीय लोगों की जिज्ञासा और छिपे हुए जेनोफोबिया से था। भाषा से लेकर समय और व्यावसायिक रीति रिवाजों को देखने के लोगों के नजरिए तक सब कुछ अलग था। यहाँ सब कुछ अलग है। रात में वह बांद्रा के शानदार नज़ारों का आनंद नहीं ले पाती थी, बल्कि खिड़की के बाहर के शोर शराबे के बीच अकेलेपन से जूझती थी। राजेश मेहरा के बिना इस दुनिया में हर जगह अजनबी और असहनीय लगती थी। लेकिन उसके साथ एक और व्यक्ति था, एक असाधारण रूप से बुद्धिमान, केवल 28 वर्षीय अदिस अबाबा विश्वविद्यालय की टॉपर अमीरा। वह अंग्रेजी, अम्हारिक और यहाँ तक कि फ्रेंच में भी निपुण थी, और सिर्फ एक सचिव नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शक की तरह थी, जो ललिता पटेल को स्थानीय जटिल रीति रिवाजों और कानूनों को समझाती थी और कभी-कभी उसे दिशा खोजने में मदद करने वाली एक मानसिक सहारा भी थी। अमीरा ने ललिता पटेल की ताकत और दुहक को देखा और वह ईमानदारी से उसकी मदद करना चाहती थी। मैडम ललिता, इथियोपिया में एक कहावत है, जो धीरे चलता है वह दूर तक जाता है। जल्दी मत कीजिए, आपकी ईमानदारी जरूर पहुंचेगी। अमीरा ने ललिता पटेल को सब कुछ ध्यान से सिखाया। स्थानीय रेस्तरां में इंजेरा और वॉट ऑर्डर करने से लेकर व्यावसायिक व्यवहार के पीछे छिपे सांस्कृतिक रहस्यों को समझने तक। ललिता पटेल को अफ्रीकी बाजार में प्रवेश करने से रोकने वाली सबसे बड़ी बाधा मिस्टर एसेये थे। वह एक कुख्यात दलाल और तस्कर था, जिसका इथियोपियाई राजनीति और व्यापार जगत में दबदबा था, और उसने संसाधनों और सांस्कृतिक संपत्ति को बेहद कम कीमतों पर लूटकर भारी संपत्ति जमा की थी। वह ललिता पटेल के व्यापार मॉडल को, जो स्थानीय समुदायों के साथ उचित सह अस्तित्व की तलाश में था, एक खतरे के रूप में देखता था। ऐसे ये जब एक आधिकारिक कार्यक्रम में ललिता पटेल से मिला, तो उसने एक चिकनी मुस्कान के साथ हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन उसकी आंखें एक जहरीले सांप की तरह ठंडी और चालाक थीं। रेशम वैभव, मैं यह देखना चाहता हूँ कि भारत से आई तितली क्या अफ्रीका के तूफानों का सामना कर पाएगी। अगर आपको मेरी मदद चाहिए, तो आप कभी भी मुझे बता सकती हैं। बेशक, आपको उचित कीमत चुकानी होगी। उसके शब्दों में एक सूक्ष्म धमकी थी। ललिता पटेल ने संक्षिप्त रूप से उसका हाथ मिलाया और ठंडाई से जवाब दिया, आपकी सलाह के लिए धन्यवाद, लेकिन रेशम वैभव तूफानों का सामना उचित तरीके से करेगा। मुझे नहीं लगता कि मुझे आपकी मदद की जरूरत है। हवा में तनाव फैल गया। उसे सहज रूप से पता था कि एक दिन उसे इस लालची लकड़बग्घे का सामना करना पड़ेगा। ललिता पटेल और अमीरा दिन रात काम करती रहीं। अनगिनत प्रयासों और गलतियों के बाद उसे आखिरकार
एक स्थानीय फैक्ट्री के लिए जमीन मिल गई। उसने जटिल लाइसेंसिंग प्रक्रियाओं को पार किया और भरोसेमंद साझेदार खोजे। उसके अथक उत्साह और ईमानदारी ने धीरे-धीरे स्थानीय समुदाय के संदेह को सम्मान में बदल दिया। अंततः उसे ओमो घाटी की कारा जनजाति के बारे में सुराग मिला, जो उसका लंबे समय से लक्ष्य था। लेकिन कारा जनजाति तक पहुंचने का रास्ता अभी भी कठिन था। तभी अमीरा ने डैनियल को ढूंढा। वह ओमो घाटी के पास हमर जनजाति से था और सिर्फ एक गाइड नहीं, बल्कि खोई हुई परंपराओं की रक्षा करने का प्रयास करने वाला एक संरक्षक था, एक युवा नेता, जिसके मन में बाहरी दुनिया के अतिक्रमण से सांस्कृतिक जड़ों की रक्षा करने की तीव्र जिम्मेदारी थी। ललिता पटेल सीधे डैनियल से मिलने उसके गृहनगर के पास गई। पहली मुलाकात में डैनियल ने अपनी सतर्कता नहीं छोड़ी। कई बाहरी लोग मीठी-मीठी बातें लेकर हमारे पास आते हैं, लेकिन अंत में वे हमारा सब कुछ छीन लेते हैं। तुम में क्या अलग है? कह ललिता पटेल ने उसकी संदिग्ध नजरों से नजरें नहीं चुराईं, बल्कि ईमानदारी से कहा, मैं कुछ भी लेना नहीं चाहती। मैं आपकी महान संस्कृति को समझना चाहती हूँ और दुनिया को इसका मूल्य बताना चाहती हूँ। मैं एक साथ बढ़ने वाली भागीदार बनना चाहती हूँ। राजेश, मेरे पति भी यही चाहते थे। डैनियल ने ललिता पटेल की आवाज में असली दुहक महसूस किया। उसने ललिता पटेल की आंखों में देर तक देखा और अंततः भारी मन से कहा, ठीक है, मैं तुम्हें कारा जनजाति तक ले जाऊंगा। लेकिन याद रखना, अगर तुम उनका दिल नहीं जीत पाई, तो तुम्हें खाली हाथ लौटना होगा। उसकी आवाज में एक अंतिम चेतावनी और थोड़ी सी उम्मीद मिली हुई थी। अदिस अबाबा से निकलकर दक्षिण की ओर जाने वाली सड़क मानो समय में पीछे की यात्रा थी। डामर की सड़क जल्द ही लाल मिट्टी की सड़क में बदल गई और सभ्यता का शोर, हवा की आवाज, पक्षियों की चहचहाहट और दूर से आते लकड़बग्घों की चीखों से बदल गया। जलती हुई धूप में लैंड रोवर गाड़ी बबूल और बाओबाब के पेड़ों के बीच कछुए की तरह धीरे-धीरे चल रही थी। विशाल दीमकों के टीले अति यथार्थवादी मूर्तियों की तरह खड़े थे और कभी-कभी जिराफ या हिरण धूल उड़ाते हुए सड़क पार कर जाते थे। नदी पार करते समय उन्हें पुरानी नौकाओं का सहारा लेना पड़ता था या पहियों को आधा डुबोने वाले उथले पानी से गुजरना पड़ता था। रात में रेगिस्तान की ठंडी हवा गाड़ी की खिड़कियों से टकराती थी और मुंबई में अकल्पनीय असंख्य तारे बरसते थे। ललिता पटेल गाड़ी में झपकी लेती या डैनियल द्वारा जलाई गई अलाव के पास सूखे भोजन से पेट भरती। यह एक कठिन यात्रा थी, लेकिन उसे गाड़ी की खिड़की से गुजरते आदिम दृश्यों में राजेश मेहरा की उपस्थिति महसूस हो रही थी। रास्ते में कोनसो जनजाति के गांव में वह पत्थर की दीवारों से घिरे अनोखे घरों और शानदार सीढ़ीदार खेतों को देखकर चकित रह गई और तुर्मी के पास उसे हमर जनजाति के बैल कूदने की रस्म, एक वयस्कता की रस्म देखने का सौभाग्य मिला। युवाओं द्वारा गायों की एक पंक्ति के ऊपर से कूदने के तीव्र दृश्य ने ललिता पटेल को वह आदिम जीवन शक्ति महसूस कराई जो सभ्य दुनिया खो चुकी थी। हालांकि अन्य जनजातियों के क्षेत्रों से गुजरते समय उसे भाले लिए हुए योद्धाओं की सतर्कता का सामना करना पड़ा। एक बार वे गलत रास्ते पर चले गए और हाथियों के एक झुंड से टकरा गए। इस अनुभव ने उसे कंपा दिया था। हर बार डैनियल की शांति अनुभव और विभिन्न जनजातीय भाषाओं में संवाद करने की क्षमता महत्वपूर्ण साबित होती थी। वह मानो इस धरती की आत्मा से संवाद कर रहा हो, खतरे को पहले ही महसूस कर लेता और रास्ता बना लेता।
अंततः कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद वे कारा जनजाति के क्षेत्र में पहुंचे, एक ऐसा गुप्त उद्यान जो नक्शे पर अंकित नहीं था। घने आदिम जंगलों और खड़ी चट्टानों से घिरा हुआ एक गहरी घाटी में छिपा हुआ था। घाटी के साथ एक साफ नदी बह रही थी, अज्ञात पक्षी चहचहा रहे थे और हवा में एक रहस्यमय ऊर्जा व्याप्त थी। ललिता पटेल ने अपनी सांस रोक ली, इस शांत और पवित्र स्थान को श्रद्धांजलि देते हुए। कारा गांव घाटी की गहराई में नदी के किनारे एक चौड़ी जमीन पर स्थित था और सादगी और शक्तिशाली जीवन शक्ति का संचार कर रहा था। लाल मिट्टी, लकड़ी और सूखी घास से बने गोल छत वाले टुकुल घर प्राकृतिक वातावरण के साथ पूरी तरह से घुल मिल गए थे और लोग रंगीन मोतियों, जानवरों की हड्डियों और चमकीले पंखों से सजे हुए सावधानी से खुद को प्रदर्शित कर रहे थे। उनकी गहरी काली आंखों में दुनिया से अलग-थलग रहने की मासूमियत और अजनबियों के प्रति सतर्कता दोनों थी। डैनियल ने कारा भाषा में सम्मानपूर्वक उनका परिचय कराया और ललिता पटेल ने नमक, चीनी और कपड़े जैसे कीमती उपहार दिए। गांव के बुजुर्ग अब्बा एक सफेद बालों वाले लेकिन तेज आंखों वाले व्यक्ति थे। उन्होंने चुपचाप उपहार स्वीकार किए और ललिता पटेल की आंखों में देर तक देखते रहे। वह एक खामोश समय था, मानो उसकी आत्मा की गहराई में झांकने की कोशिश कर रहा हो। अंत में अब्बा ने धीमी आवाज में डैनियल से कुछ कहा, जिसे डैनियल ने ललिता पटेल के लिए अनुवादित किया। अब्बा कह रहे हैं, दूर से आए मेहमान, तुम्हारी आंखों में सच्चाई नजर आती है। मैं तुम्हें कारा की धरती पर रहने की इजाजत देता हूं, लेकिन हमारे कानूनों का सम्मान करना और यहाँ की सद्भावना को भंग मत करना। इजाजत मिलने के बावजूद युवा योद्धा बोरू की आंखें अब भी ठंडी थीं। वह बेचैनी से अपनी तलवार की मूठ से खेल रहा था और ललिता पटेल को ऊपर से नीचे तक घूर रहा था, मानो कह रहा हो, वह उसके सभी इरादों को जानता है। दूसरी ओर झारा नाम की एक बूढ़ी औरत, जिसका चेहरा झुर्रियों से भरा था, ने कोमल मुस्कान के साथ अपने गर्म हाथों से ललिता पटेल के हाथ के पिछले हिस्से को धीरे से सहलाया। ललिता पटेल को उस स्पर्श से अजीब सी सांत्वना मिली। इस अजनबी धरती पर उसे परस्पर विरोधी नजरों के बीच एक पतली बर्फ पर चलने जैसी चुनौती शुरू करनी थी। एक सम्मानित बुजुर्ग, एक अविश्वासी युवा योद्धा और एक बुद्धिमान बूढ़ी औरत। कारा गांव में समय धीरे धीरे बीतता था। ललिता पटेल ने यथासंभव उनके जीवन में घुलने मिलने की कोशिश की। सुबह वह महिलाओं के साथ नदी पर पानी लाने और कपड़े धोने जाती और दोपहर में वह खेतों में टेफ, इथियोपिया का एक विशेष अनाज, लगाती या निराई करती। शुरू में मिट्टी को छूने का एहसास अजीब था, लेकिन धीरे धीरे वह अभ्यस्त हो गई और मेहनत का पसीना मानो उसके मन की चिंताओं को धो रहा था। उसने कारा महिलाओं को प्राकृतिक रंग बनाते हुए देखा। प्रकृति की हर चीज, पेड़ों की छाल जड़े फल और यहाँ तक कि कुछ कीड़े भी उनके हाथों से अद्भुत रंगों में बदल जाते थे और रंगीन रेशमी धागों से बुने गए पैटर्न में उनकी दुनिया की दृष्टि और सितारों, नदियों, जानवरों और आत्माओं के बारे में कहानियां शामिल थीं। ललिता पटेल को एहसास हुआ कि यह एक ऐसी विरासत थी जिसे पैसे से नहीं तौला जा सकता था। डैनियल ने पूरी लगन से ललिता पटेल की मदद की। अनुवाद के अलावा उसने कारा जनजाति के जटिल रीति रिवाजों और वर्जनाओं को समझाया, ललिता पटेल का ध्यान रखते हुए, ताकि वह कोई गलती न करे। हालांकि बोरू की कड़ी निगरानी जारी रही। उसने ललिता पटेल को
कैमरे से बुनाई प्रक्रिया की तस्वीरें लेने से रोकते हुए कहा, हमारे पूर्वजों की आत्माओं को यूं ही मत कैद करो। जब ललिता पटेल ने बच्चों को कैंडी बांटी, तो उसने कैंडी छीन ली, यह कहते हुए कि बाहरी मिठास केवल बच्चों की आत्माओं को बीमार करेगी। उसकी शत्रुता के पीछे पारंपरिक संस्कृति के बाहरी सभ्यता द्वारा नष्ट होने की गहरी चिंता थी। एक दोपहर आसमान अचानक लाल भूरा होने लगा। शुष्क मौसम की समाप्ति और वर्षा ऋतु की शुरुआत का संकेत। लेकिन इस बार बारिश की गति और पैमाना अप्रत्याशित था। पलक झपकते ही मूसलाधार बारिश होने लगी, मानो आसमान फट गया हो, और सूखी घाटी तेजी से उफनती बाढ़ में बदल गई। गरज और बिजली के साथ पूरी रात धरती हिलती रही और नदी का पानी तेजी से बढ़ गया। अगली सुबह ग्रामीणों ने दहशत में पाया कि गांव को बाहरी दुनिया से जोड़ने वाला एकमात्र पुल गायब हो गया था। नदी में बाढ़ आ गई थी, जिससे नदी के किनारे के कई टुकुल घर बह गए थे। अनाज का कुछ हिस्सा डूब गया था और मवेशी बह गए थे। संचार उपकरण पहले ही खराब हो चुके थे। वे बाहरी दुनिया से पूरी तरह कट चुके थे। निराशाजनक चुप्पी पूरे गांव में छा गई। अब हम क्या करेंगे? आहों की आवाज ने चुप्पी तोड़ी। डर और चिंता महामारी की तरह फैल गई। तभी ललिता पटेल सामने आई। उसके चेहरे पर डर के बजाय निराशाजनक दृढ़ संकल्प था। यह निराश होने का समय नहीं है। हमें एकजुट होना होगा। उसने सहज रूप से वर्षों से जमा किए गए संकट प्रबंधन कौशल का प्रदर्शन किया। उसने तुरंत अब्बा और डैनियल के साथ मिलकर नुकसान का आकलन किया और सबसे जरूरी समस्याओं का समाधान करना शुरू किया। पीने का पानी सुनिश्चित करना, भोजन वितरित करना और आगे के नुकसान को रोकने के लिए उपाय तैयार करना। सबसे पहले उसने अपने जात सरल जल शोधन उपकरण बनाने की विधि का प्रदर्शन किया। उसने लकड़ी का कोयला, साफ रेत, बजरी और बड़े पत्तों के फिल्टर का इस्तेमाल किया और परिणाम आश्चर्यजनक रूप से अच्छा रहा। जब गंगा नदी का पानी शुद्ध होकर साफ पानी में बदल गया, तो कारा लोग चकित रह गए। यहां तक कि बोरू भी क्षण भर के लिए अपनी हैरानी नहीं छिपा सका। इसके बाद उसने डूबे हुए भोजन को बाहर निकाला, स्थिति की जांच की और बचे हुए भोजन को उचित रूप से वितरित करने के लिए एक व्यवस्थित योजना प्रस्तावित की, जिसमें बुजुर्गों, बच्चों और बीमारों को प्राथमिकता दी गई। अब्बा ने उसके तर्कसंगत और निष्पक्ष प्रस्ताव पर गहरा विश्वास व्यक्त किया और अधिकांश ग्रामीणों ने उसके निर्देशों के अनुसार काम करना शुरू कर दिया। अराजकता के बीच उसकी शांति और बुद्धिमत्ता एक प्रकाश स्तंभ की तरह चमक रही थी। लेकिन जैसे जैसे उसका प्रभाव बढ़ता गया, बोरू के मन में चिंता और ईर्ष्या भी गहरी होती गई। दुनिया से कटे हुए दिन अंतहीन रूप से जारी रहे। बारिश आती जाती रही और नदी का पानी कम होने का कोई संकेत नहीं था। भोजन खत्म होने लगा और नमी वाले मौसम के कारण अधिक से अधिक लोग छोटी-मोटी बीमारियों से पीड़ित होने लगे। बाहरी दुनिया से अलगाव लोगों के दिलों को खा रहा था। ललिता पटेल को भी घोर अंधेरी रातों में गहरी चिंता से जूझना पड़ता था। उसे मुंबई में छोड़ी गई कंपनी की चिंता थी और सबसे बढ़कर राजेश मेहरा की यादें लहरों की तरह उमड़ पड़ती थीं। मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? क्या यह सब एक व्यर्थ सपना है? कभी-कभी उसे सब कुछ छोड़ने की तीव्र इच्छा होती थी, लेकिन वह अकेली नहीं थी। डैनियल हमेशा चुपचाप उसके साथ खड़ा रहता था।
उसने देर रात तक सो न पाने वाली ललिता पटेल के लिए गर्म हर्बल चाय बनाई और कारा जनजाति की मिथकों और किंवदंतियों को सुनाकर उसके मन को शांत किया। दिन में वह पुरुषों के साथ जंगल में शिकार करने या नदी में मछली पकड़ने जाता और ललिता पटेल को तीरंदाजी और जाल बिछाना भी सिखाता। उसकी ताकत और कोमलता ललिता पटेल के लिए एक बहुत बड़ा मानसिक सहारा थी। जारा ने भी ललिता पटेल को अपनी बुद्धिमत्तापूर्ण सलाह देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने ललिता पटेल को अपने विचारों को नियंत्रित करने के लिए ध्यान करना सिखाया और प्रकृति के नियमों के बारे में बात करके उसकी चिंता को शांत किया। रात जितनी गहरी होगी, सुबह उतनी ही करीब होगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने भीतर का केंद्र न खोएं। जारा ने ललिता पटेल को विभिन्न जड़ी बूटियों के गुणों और उपयोगों के बारे में सिखाया, जो बाद में गांव में बीमारी फैलने पर बहुत मददगार साबित हुआ। दुनिया से कटे हुए जीवन में छोटी-मोटी घटनाएं लगातार होती रहीं। एक बार उनका सामना भूखे लकड़बग्घों के एक झुंड से हुआ, जो भोजन की तलाश में गांव के पास आ गए थे। बोरू और अन्य युवा योद्धाओं ने बहादुरी से मुकाबला किया, लेकिन डैनियल की बुद्धिमत्ता और ललिता पटेल की शक्तिशाली टॉर्च की रोशनी ने लकड़बग्घों को भगाने में निर्णायक भूमिका निभाई। एक अन्य बार भोजन की कमी के कारण दो परिवारों के बीच तीखी बहस हो गई। तब अब्बा ने दोनों पक्षों की बातें सुनी और समुदाय के नियमों और सद्भाव पर जोर देकर बुद्धिमानी से संघर्ष का समाधान किया। ललिता पटेल ने इन प्रक्रियाओं को देखा और उनके अपने व्यवस्था और ज्ञान का सम्मान करना और सीखना शुरू किया, जो सभ्य समाज से अलग था। जब वे इन परीक्षाओं से एक साथ गुजरे, तो ललिता पटेल और डैनियल की भावनाएं केवल सहकर्मी या सहानुभूति से परे हो गईं। एक बरसात की रात डैनियल ने पाया कि ललिता पटेल जिस टुकुल घर में अस्थायी रूप से रह रही थी, उसकी छत टपक रही थी। इसलिए उसने देर रात बारिश की परवाह किए बिना छत की मरम्मत की। छोटे से स्थान में उसकी सांस और शरीर की गर्मी महसूस करते हुए ललिता पटेल को एक अनियंत्रित कंपकंपी महसूस हुई। डैनियल ने भी ललिता पटेल के भीगे हुए रूप और उसकी कांपती आंखों में छिपे आकर्षण को महसूस किया। वे एक दूसरे को चाहते थे, लेकिन दुर्गम वास्तविकता का सामना करते हुए उन्होंने अपनी भावनाओं को दबाने की कोशिश की। दिवंगत पति के प्रति अपराध बोध, 17 साल का उम्र का अंतर, विभिन्न संस्कृतियां, उनका प्यार अधूरा रहने के लिए अभिशप्त लग रहा था। बोरू यह सब एक बेचैन और असंतुष्ट नजर से देख रहा था। उसका मानना था कि ललिता पटेल का ग्रामीणों का विश्वास जीतना और डैनियल के करीब आना जनजाति की परंपराओं और व्यवस्था के लिए एक खतरा था। वह हर रात अब्बा के पास जाता और तर्क देता कि ललिता पटेल को निकाल देना चाहिए, लेकिन अब्बा ने उसके तर्कों को स्वीकार नहीं किया, यह कहते हुए कि समय सब कुछ साबित कर देगा। बोरू का असंतोष गहराता गया और उसकी आंखों में खतरनाक परछाई चमकने लगी। पता नहीं कितने महीने बीत गए, लंबी बरसात का मौसम आखिरकार खत्म हो गया और नदी का पानी स्पष्ट रूप से कम होने लगा। हालांकि पुल अभी भी नहीं बनाया जा सका था, लेकिन कम से कम बाढ़ के बढ़ने का डर नहीं था। कारा लोगों ने लंबी आपदा के अंत का जश्न मनाया और नई उम्मीद की प्रार्थना की। पूरी रात उत्सव मनाया। अलाव धधक रहे थे और ढोल की आवाज और गीत घाटी में गूंज रहे थे। रोमांचक उत्सव के बीच भी ललिता पटेल और डैनियल एक दूसरे से नजरें नहीं हटा पा रहे थे। आने वाले विदाई की आशंका और अनकही भावनाएं
आपस में उलझ गईं, दर्द और दुहक के बीच बारी बारी से। उन्हें डर था कि अगर वे ऐसे ही अलग हो गए तो वे जीवन भर पछताएंगे। उत्सव के बाद जब केवल तारों की रोशनी थी, डैनियल ने ललिता पटेल का हाथ पकड़ा और उसे नदी के किनारे ले गया, जहां बहती नदी की आवाज के अलावा कोई नहीं था। रास्ता जल्द ही खुल जाएगा, तुम्हें जाना होगा। उसने अपनी बाहों को ललिता पटेल के कंधों पर रखा और उसकी आंखों में गहराई से देखा। लेकिन मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगा। मेरा दिल तुम्हारे लिए धड़कता है। जिस क्षण मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, या शायद तुम्हारे यहां आने से पहले ही, शायद यह किस्मत थी। तुम्हारी ताकत, दुहक पर काबू पाने का तुम्हारा साहस और तुम्हारा गर्मजोशी भरा दिल। मैं तुमसे प्यार करता हूं। उसके सच्चे कबूलनामे का सामना करते हुए ललिता पटेल सांस नहीं ले पा रही थी। उसके भीतर से एक गर्म भावना उठी। डैनियल! ललिता पटेल की आवाज कांप रही थी। मैं भी मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। तुम्हारे बिना मैं इस निराशा को सहन नहीं कर पाती। उसने डैनियल को गले लगा लिया और अपने रोके हुए आंसू बहा दिए। अपराध बोध, उम्र का अंतर, वास्तविकता की दीवारें। उस क्षण कुछ भी मायने नहीं रखता था। वे ओमो घाटी के पवित्र रात के आकाश के नीचे एक हो गए। उस रात के बाद ललिता पटेल के शरीर में एक आश्चर्यजनक बदलाव आया। एक नया जीवन उसके गर्भ में जड़ें जमा रहा था। अधिक उम्र में गर्भावस्था, जो चिकित्सकीय रूप से लगभग असंभव थी, लेकिन ललिता पटेल ने इस भाग्य को स्वीकार कर लिया। शायद यह राजेश मेहरा का स्वर्ग से भेजा गया उपहार था, उसने सोचा। डैनियल ने और अधिक प्यार और जिम्मेदारी के साथ उसकी देखभाल की। झारा खुशी से झूम उठी, मानो यह उसका अपना बच्चा हो। और गर्भावस्था के दौरान आवश्यक जड़ी बूटियों और ज्ञान को बिना किसी हिचकिचाहट के ललिता पटेल के साथ साझा किया। लेकिन इस खबर ने गांव में एक और हलचल मचा दी। अब्बा सहित अधिकांश बुजुर्गों ने इसे एक शुभ संकेत माना और इसे आशीर्वाद दिया। लेकिन बोरू और भी नाराज हो गया। देखो, इसे बाहरी लोगों के बीच को हमारी जनजाति में लाना, यह हमारे पूर्वजों का अपमान है, जनजाति का कलंक है। उसने युवाओं को ललिता पटेल और डैनियल की आलोचना करने के लिए उकसाया, और गांव फिर से चिंता और संघर्ष की छाया में घिर गया। ललिता पटेल डर गई, लेकिन डैनियल के प्यार और अब्बा और झारा के समर्थन से उसने अपने पेट में पल रहे बच्चे की रक्षा करने का दृढ़ निश्चय किया। एक और महीना बीत गया, जब बाढ़ पूरी तरह से स्थिर हो गई और अस्थायी पुल आखिरकार बनाया जा सका। कारा लोगों ने मिलकर मजबूत लकड़ी और रस्सियों से एक पार करने योग्य पुल बनाया। बाहरी दुनिया से संपर्क आखिरकार पहुंच में था। डैनियल ने 2 सबसे तेज युवाओं को ललिता पटेल का पत्र लेकर अदिस अबाबा भेजा। कुछ दिनों बाद वे रेशम वैभव की अफ्रीकी शाखा से संपर्क होने की खबर लेकर लौटे। ललिता पटेल जीवित थी और वह गर्भवती थी। इस खबर ने मुंबई मुख्यालय और अदिस अबाबा शाखा दोनों में तहलका मचा दिया। अमीरा खुशी के साथ-साथ गहरे सदमे में थी। उसने तुरंत एक हेलीकॉप्टर की व्यवस्था की और ओमो घाटी के लिए एक चिकित्सा दल का गठन किया। अंततः विदाई का क्षण आ गया। ललिता पटेल ने आंसुओं के साथ कारा लोगों को विदाई दी। उन्हें एक परिवार की तरह उसकी देखभाल करने के लिए धन्यवाद दिया। झारा ने ललिता पटेल का हाथ पकड़कर कहा, शक्तिशाली आत्माएं हमेशा कहीं भी जड़ें जमा सकती हैं। अपना शरीर यहीं छोड़ दो, लेकिन अपने दिल का एक टुकड़ा
यहीं रखना, और उसे आशीर्वाद दिया। डैनियल के साथ विदाई और भी दिल दहला देने वाली थी। उसने सावधानी से ललिता पटेल के उभरे हुए पेट को सहलाया और फुसफुसाया, मैं इंतजार करूंगा। तुम और हमारा बच्चा जरूर वापस आना। ललिता पटेल ने उसकी आंखों में देखा और दृढ़ता से वादा किया, मैं जरूर वापस आऊंगी। यह अब मेरा दूसरा घर है। जब हेलीकॉप्टर के प्रोपेलर ने तेज हवा पैदा की, तो ललिता पटेल ने अपने आंसू रोके और सिकुड़ते हुए कारागांव और डैनियल की छवि को अपने दिल में बसा लिया। अदिस अबाबा लौटने के बाद ललिता पटेल को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। मां और बच्चा दोनों सुरक्षित थे, लेकिन पूर्ण स्थिरता की आवश्यकता थी। लेकिन उसका दिल पहले ही ओमो घाटी कारा जनजाति के पास उड़ चुका था। उसने बिस्तर पर अमीरा के साथ ओमो वैली रेशम वैभव योजना की रूपरेखा तैयार की। एक ऐसा उचित व्यापार मॉडल जो कारा जनजाति की परंपराओं का सम्मान करता हो, उन्हें उचित लाभ लौटाता हो और सतत विकास का समर्थन करता हो। यह सिर्फ एक व्यवसाय नहीं था, बल्कि उसका नया जीवन दर्शन और दृष्टिकोण था। जब ललिता पटेल स्वास्थ्य लाभ पर ध्यान केंद्रित कर रही थी, एक काली परछाई चुपके से हरकत में आने लगी। ललिता पटेल द्वारा ओमो घाटी में एक बड़ी संपत्ति की खोज की अफवाहें एसआईए के कानों तक पहुंची। उसकी लालची आंखें चमक उठीं। उसे अपने पैसे और शक्ति पर विश्वास था, और वह ललिता पटेल की अनुपस्थिति का फायदा उठाकर सीधे कारा जनजाति से संपर्क करना चाहता था। उसने अब्बा से मिलने के लिए लोगों को भेजा और कारा जनजाति के सभी हस्तशिल्प को विशेष रूप से खरीदने का एक असाधारण प्रस्ताव रखा। अब्बा ने उसके इरादों को भांप लिया और स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया। एसएए ने और भी चालाक तरीकों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उसने गुप्त रूप से बोरू से संपर्क किया, जिसकी जनजाति में स्थिति अस्थिर थी। बोरू, अगर तुम मेरे साथ मिल जाओ, तो तुम अब्बा को हटाकर जनजाति के असली नेता बन सकते हो। तुम्हारे पास धन और शक्ति होगी। क्या तुम्हें उस पूर्वी महिला और डैनियल द्वारा छीनी गई जगह वापस नहीं लेनी चाहिए? बोरू एसएए के प्रलोभन में आकर डगमगा गया। खोई हुई शक्ति की लालसा और ललिता पटेल के प्रति ईर्ष्या ने उसके सिर पर सवार हो गई थी। लेकिन उसने एसएए की लालची आंखें देखीं और महसूस किया कि वह कारा जनजाति की पारंपरिक संस्कृति का बिल्कुल भी सम्मान नहीं करता। इसलिए बोरू होश में आ गया। उसने गुस्से में एसएए के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। गंदे पैसे से हमारी जनजाति की आत्मा खरीदने की कोशिश मत करो। मैं तुम्हारा भविष्य तुम्हारे जैसे लोगों के हाथों में नहीं सौंप सकता। इस घटना के बाद बोरू को एहसास हुआ कि ललिता पटेल के प्रति उसकी शत्रुता कितनी मूर्खतापूर्ण थी। उसने डैनियल को जाकर सब कुछ बताया और उससे माफी मांगी। कुछ महीनों बाद ललिता पटेल ने अदिस अबाबा के एक अस्पताल में एक स्वस्थ और सुंदर बेटी को जन्म दिया। उसने उसका नाम मेहरा एम्मा रखा, जिसमें राजेश मेहरा और उसका अपना उपनाम पटेल और अफ्रीका के प्रति प्रेम शामिल था। जैसा कि एम्मा नाम का अर्थ है, बच्चे का जन्म निराशा में खिलने वाली आशा का प्रमाण था। डैनियल खतरे की परवाह किए बिना अदिस अबाबा पहुंचा और बेटी के जन्म का जश्न मनाने में शामिल हुआ। तीनों ने कुछ समय शांतिपूर्ण खुशी का आनंद लिया, लेकिन यह शांति लंबे समय तक नहीं चली। ऐसे ये कारा जनजाति से सीधे लाभ प्राप्त करने में विफल रहने के बाद रेशम वैभव पर चौतरफा हमला करने लगा। उसने भारी मात्रा में धन जुटाया
और ओमो वैली रेशम वैभव परियोजना को बर्बाद करने के लिए एक चौतरफा योजना लागू की। उसने अफवाहें फैलाईं कि रेशम वैभव कारा जनजाति की पारंपरिक तकनीकों को चुरा रहा है और उनके श्रम का शोषण कर रहा है, सस्ते नकली उत्पादों का बड़े पैमाने पर उत्पादन कर रहा है और उन्हें बाजार में उतारकर असली उत्पादों की छवि को नुकसान पहुंचा रहा है। उसने रेशम वैभव को कच्चा माल उपलब्ध कराने वाली स्थानीय कंपनियों को भी धमकाया और रिश्वत दी ताकि आपूर्ति श्रृंखला को पंगु बनाया जा सके। अफ्रीकी बाजार में अभी-अभी प्रवेश करने वाले रेशम वैभव को अपने स्थापना के बाद से सबसे बड़े संकट का सामना करना पड़ा। निराशाजनक संकट का सामना करते हुए ललिता पटेल और भी मजबूत हो गई। अब वह अकेली नहीं थी। उसके साथ एक शक्तिशाली साथी डैनियल, एक वफादार सहायक अमीरा और पिछली गलतियों पर पछतावा करने वाला और एक भरोसेमंद समर्थक बनने वाला बोरू था। उन्होंने बुराई की ताकतों का मिलकर मुकाबला करने का संकल्प लिया। ललिता पटेल ने मुंबई मुख्यालय की सभी शक्तियों और नेटवर्क का उपयोग किया। साथ ही अफ्रीका की स्थिति का सटीक आकलन करते हुए जवाबी रणनीतियां बनाईं। बोरू ने ओमो वैली रेशम वैभव ब्रांड की प्रामाणिकता का प्रचार करने के लिए कारा कारीगरों के वास्तविक साक्षात्कारों और उनके कामों की निर्माण प्रक्रिया वाले वृत्तचित्र बनाने पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने कारा जनजाति की आवाज को दुनिया तक पहुंचाकर एसएए द्वारा फैलाई गई झूठी अफवाहों का सीधे खंडन किया। अमीरा ने सर्वश्रेष्ठ वकीलों की एक टीम बनाई, एसएए की अवैध गतिविधियों के सबूत इकट्ठा किए, कानूनी कार्रवाई करने की तैयारी की, साथ ही उसके काले धन के लेन देन और कर चोरी की जांच की और इथियोपियाई सरकार को इसकी सूचना दी। ललिता पटेल ने अपने अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क का उपयोग करके प्रमुख मीडिया को साक्षात्कार दिए और अंतर्राष्ट्रीय उचित व्यापार संगठनों के साथ सहयोग करके अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने एसएए के अनैतिक व्यवहार को उजागर किया। इसके अलावा उसने कारा कारीगरों को सीधे पेरिस और न्यूयॉर्क जैसे प्रमुख शहरों से कला प्रदर्शनियों और कार्यशालाओं का आयोजन करने के लिए आमंत्रित किया, जिससे ओमो वैली रेशम वैभव के कलात्मक मूल्य और सांस्कृतिक महत्व को पूरी दुनिया के सामने प्रदर्शित किया गया। प्रकाश और अंधकार के बीच की लड़ाई भीषण थी, लेकिन अंततः सत्य ने झूठ पर विजय प्राप्त की। एसएए के बुरे कर्म दिन के उजाले में उजागर हो गए और उसे न्याय के कटघरे में खड़ा किया गया। दूसरी ओर ओमो वैली रेशम वैभव ब्रांड को उसकी प्रामाणिकता और ईमानदारी के लिए मान्यता मिली और दुनिया भर के उपभोक्ताओं से उसे भरपूर प्यार और समर्थन मिला। संकट एक शक्तिशाली कहानी बन गया, जिसने ब्रांड को एक किंवदंती में बदल दिया। 3 साल बाद ओमो वैली रेशम वैभव एक वैश्विक प्रतीक बन गया, जो सांस्कृतिक संरक्षण, नैतिक खपत और सतत विकास का प्रतीक था। कारा गांव का चेहरा बदल गया था। गांव में पानी के नल लग गए थे। बच्चों के पास स्कूल जाने के लिए स्कूल था और ग्रामीणों के पास बुनियादी चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने वाला एक क्लिनिक था। युवा अब पैसे कमाने के लिए अपना घर नहीं छोड़ते थे, बल्कि एक स्थिर जीवन जी रहे थे और अपनी संस्कृति पर गर्व महसूस कर रहे थे। कारा की पारंपरिक बुद्धिमत्ता और रेशम वैभव के आधुनिक प्रबंधन को मिलाने वाला उचित व्यापार मॉडल अन्य अफ्रीकी समुदायों के लिए एक आशाजनक नया मॉडल बन गया। ललिता पटेल अभी भी रेशम वैभव की अध्यक्ष थीं, लेकिन वह अफ्रीका में अधिक समय बिताती थीं।
वह साल में 6 महीने इथियोपिया में बिताती थीं। अदिस अबाबा की आधुनिक ऊंची इमारतों और ओमो घाटी के साधारण टुकुल घरों के बीच घूमती रहती थीं। 50 वर्ष की उम्र में भी वह अभी भी ऊर्जावान रूप से काम कर रही थीं, लेकिन उनकी आंखों में अतीत की कठोरता के बजाय अफ्रीका की गर्मजोशी थी। लोग अब उन्हें मैडम ललिता नहीं, बल्कि सम्मान से लाली एम्मा एम्मा की मां के रूप में ललिता से लाली कहते थे। डैनियल अभी भी उनके साथ था, उनका सबसे भरोसेमंद व्यापारिक भागीदार और उन्हें गहरा प्यार करने वाला पति। बोरू ने अब्बा की विरासत को संभाला और कारा जनजाति का एक युवा और सक्षम नेता बन गया, जो डैनियल के साथ मिलकर समुदाय के भविष्य का नेतृत्व कर रहा था। उनकी बेटी मेहरा एम्मा इथियोपिया की धूप में फल फूल रही थी। वह धारा प्रवाह हिंदी बोलती थी और कारा जनजाति की संस्कृति से भी परिचित थी। एम्मा का गांव में कारा बच्चों के साथ पारंपरिक गीत गाते हुए का दृश्य गांव की कभी न रुकने वाली जीवन शक्ति का प्रतीक था। एक रात ललिता पटेल ओमो नदी के किनारे एक पहाड़ी पर बैठी थी। डैनियल ने उसके कंधे पर हाथ रखा हुआ था और एम्मा जारा की गोद में शांति से सो रही थी। दूर गांव में खाना पकाने का धुआं उठ रहा था और महिलाएं रात का खाना तैयार कर रही थीं। उनके गीत मधुर और शांत थे। अचानक राजेश मेहरा की मुस्कान उसके दिमाग में कौंध गई। वह अफ्रीकी सपना, जो उसने उसके साथ साझा किया था, रूप उससे इतना अलग था जितना उसने कल्पना की थी। लेकिन ललिता पटेल जानती थी कि वह उस सपने को पूरा कर रही है। दिवंगत पति से किए वादे से परे वह नया प्यार पा रही थी, एक महान समुदाय के साथ बढ़ रही थी और पूरी दुनिया में आशा के बीज बो रही थी। उसने अपनी आंखें बंद कीं और एक गहरी सांस ली। मिट्टी, घास, कॉफी और गर्म हवा ने उसके फेफड़ों को भर दिया। उसका दिल अब प्यार, सपनों और कृतज्ञता की लय में धड़क रहा था। यह अफ्रीका की विशालता और गहराई जैसा था और रात के आकाश में ओरायन नक्षत्र की तरह हमेशा चमकता रहेगा। इस्पाती तितली अंततः एक धधकती आग के रूप में खिल उठी, जिसने जीवन का एक ऐसा गीत गाया जो अफ्रीका के दिल में हमेशा गूंजता रहेगा।